जहाँ से हैं, बिहार से, जी, वो तो ड्रीम। बिहार के लोगों का एक सपना होता है कि अमेरिका में जाएंगे या फिर फॉरेन कोई ऐसी कंट्री में जाएंगे जहाँ पे डॉलर में रुपया कमाएंगे, रियाल में रुपया कमाएंगे और फिर बहुत कुछ करेंगे। तो आप डॉलर के रुपये छोड़ के फिर क्यों आए? आप शहाबुद्दीन साहब की बात कर ले तो जी। उनका जो 20 साल का कार्यकाल रहा है, तो जी। पहले जो कार्यकाल रहा है काफी खौफनाक रहा है। जी। उसे आप नकार नहीं सकते, हम या आप सब जी। के अंदर वो डर, मतलब जिस तरह का माहौल था लोगों ने बनाया था, उनके जो चाहने वाले या उनके अंडर रह के लोगों ने जो माहौल बनाया था कविता सिंह के बारे में, तो अगर मुझे नहीं लगता है कि अभी तक इन्होंने कुछ ऐसा काम किया है कि जिससे लोगों के दिल में, मतलब, या मुझे तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ही कम अल्प आयु के जो बच्चे हैं वो नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं। स्माइक, गांजा, कुछ सूखा नशा जिसे कहते हैं, बहुत सारे नशा है जो नए बच्चे उसके गिरफ्त में। अगर इन सभी मुद्दों को अगर हम लोग नहीं उठाते हैं तो आने वाले समय में ऐसा होगा कि अगर कुछ वैसा होता है तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर। तो जो चीजें सुधार होनी चाहिए वो कुछ नहीं हो रहा है। कहीं भी सुलभ शौचालय, हमारे दादा परदादा भी स्कूल में जाते थे, प्राइमरी स्कूल में तो बोर्डा पे बैठते थे। आज भी जाके गांव के स्कूल में देखिए, हमारे बच्चे भी अगर स्कूल जाते हैं सरकारी स्कूल में तो बोर्डा पे। तो यहाँ पे केंद्र सरकार। अच्छा, प्रकाश जी, आप निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? जी बिल्कुल। वैसे आपका विचार किस दल से? देखिए, शराबबंदी को हटा देना चाहिए फिलहाल, इस दृष्टिकोण शराब काम कर देना चाहिए इसलिए क्योंकि लोग पी ही रहे हैं और बहुत ज्यादा पी रहे हैं और इससे ज्यादा क्राइम सब। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार अब तैयारियां जोरों शोर से चल रही है और किसी भी वक्त चुनाव के तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। लेकिन आज हम सिवान में हैं और हमारा खास शो आप देख रहे हैं, आइए कॉफी पीते हैं। और हमारे साथ आज खास मेहमान जो आप देख रहे हैं प्रकाश मणि तिवारी साहब हैं, जो कि इस बार सिवान लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी रखे हुए हैं और इस बार ये चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन इनके बारे में आपको बता दें कि ये यूएस का जॉब छोड़कर सिवान में पिछले 3 सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यूएस का जॉब छोड़ के क्यों आए और आगे बहुत सारे बात करेंगे, चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं इस पर भी बात करेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सरफराज जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमन। जी, तो ये बताइए प्रकाश मणि तिवारी जी, जैसा कि सबसे पहला सवाल हम आपसे इसलिए पूछना चाहेंगे, जरूर, यूएस का जॉब, खासकर हम लोग जहाँ से हैं, बिहार से, तो ड्रीम। बिहार के लोगों का एक सपना होता है कि अमेरिका में जाएंगे या फिर फॉरेन कोई ऐसी कंट्री में जाएंगे जहाँ पे डॉलर में रुपया कमाएंगे, रियाल में रुपया कमाएंगे और फिर बहुत कुछ करेंगे। तो आप डॉलर के रुपये छोड़ के फिर क्यों आ गए? देखिए, कोरोना काल एक ऐसा समय था जहाँ पे हम जैसे लोगों को, जो मतलब कि 10-15 साल पहले अपना मतलब सिवान छोड़ के हम लोग बाहर शिफ्ट हो चुके थे। तो मोस्टली तो मैं ऑस्ट्रेलिया, लंदन, फिर मैं 3 साल से यूएस की नौकरी छोड़ के एक्चुअली बैठा हूँ। तो मतलब लोगों को घर आके रहने का मौका मिला एक्चुअली। इसके अलावा मैं अपने बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, ये सब स्टेट के बड़े बड़े शहरों में भी रहने का मौका मिला है मुझे सिवान से हटने के बाद। मैं हूँ बेसिकली सिवान का, यहीं से पढ़ा हूँ, डीवी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो मैं कहीं बाहर से कुछ पढ़ के नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, मैं यहीं से पढ़ के, और प्रभु की कृपा रही है उस लायक बन पाया कि मैं बाहर मतलब अपने लिए मतलब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करवा पाया हूँ। तो यहाँ पे रहते रहते मुझे, जब जहाँ पे आप रहिएगा तो वहाँ पे आपको वहाँ की समस्याएं से जूझना पड़ेगा। तो रहते रहते कुछ समस्याएं मेरे सामने आई और मैं उनमें उलझता चला गया। जब आप सबल होते हैं, एक स्वच्छ दिमाग के रहते हैं, एक अच्छे विचारधारा से रहते हैं, तो डेफिनेटली एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे शॉर्ट आउट करें, या ये गलत हो रहा है तो मुझे सबसे पहले जो समस्या दिखी हमारे युवा वर्ग में, जो हमारे समाज में, कि बहुत ही कम अल्प आयु के जो बच्चे हैं वो नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं। स्माइक, गांजा, कुछ सूखा नशा जिसे कहते हैं, बहुत सारे नशा है जो नए बच्चे उसके गिरफ्त में जा रहे हैं। और फिर मैंने एक सर्वे किया, एक्चुअली मेरे गांव का ही लड़का, घर का एक लड़का इसकी गिरफ्त में गया। तो फिर मैं एक सर्वे किया, मतलब तो मुझे पता चला कि लमसम हर तीसरे चौथे घर में आज के डेट में पूरे प्रॉब्लम है, एक लड़का नशेड़ी है। और इसका साइड इफेक्ट ये है कि जिस घर में भी एक लड़का नशेड़ी हो रहा है वो घर सामाजिक तौर से अलग हो जा रहा है, समाज में अलग थलग इसलिए पड़ जा रहा है कि वो लड़का बाहर जाके किसी को गाली देगा, मारपीट करेगा, चोरी करेगा, कहीं ना कहीं क्राइम में पार्टिसिपेट करेगा।
फिर आर्थिक तौर से का भी रेशियो बढ़ेगा। हाँ, आर्थिक तौर से वो घर समाज से पिछड़ रहा है, क्योंकि नशे के चक्कर में बच्चा घर का सामान तक बेच देता है, तावा तक बेच देता है। कुछ ऐसे भी केसेस मेरे सामने, बिल्कुल बिल्कुल, कि बर्तन, घर के बर्तन तक बेच देते हैं। हाँ, ब्लड बेच के भी बच्चे स्माइक नशा मतलब करने के लिए मतलब उतार हुआ है। और अब सोचिए, जिस घर में ऐसी स्थिति होगी, उस घर की मानसिक स्थिति कैसी होगी। तो एक नशेड़ी की वजह से पूरा का पूरा घर बर्बाद हो रहा है। और मुझे ये लगा कि हमारा देश तभी सुरक्षित है जब हमारा समाज सुरक्षित है, और हमारा समाज तभी सुरक्षित है जब हर एक घर सुरक्षित है। इसके अलावा बहुत सारी समस्या है। रोज आए दिन रोड एक्सीडेंट की समस्या देखने को मिली, कि जो हमारे नेतृत्व है उनकी लापरवाही की वजह से या कहिए निजी स्वार्थ की वजह से उन्होंने उस पर फोकस ही नहीं किया है। रोडों पे डिवाइडर नहीं है। 20 साल पहले जो रोड की स्थिति थी आज भी वही है। रोडों का चौड़ीकरण नहीं हुआ है। कहीं भी आपको क्राइम इतने होते हैं, अंदर ढाला सब जगह, कहीं भी मतलब अभी तक दिमाग नहीं जा रहा है कि हम एक सीसीटीवी कैमरा लगा दें वहां पे। इतने मतलब एक्सीडेंट होते हैं हम लोग ट्रैफिक की वजह से। जो कुछ भी देखा उसके बाद आपको लगा कि नहीं, चुनाव लड़ना चाहिए आपको, इसलिए आप चुनाव लड़ने का नहीं, सीधे मैं चुनाव लड़ने के मूड में नहीं बनाया। अच्छा। मैं एक्चुअली सर्वे किया, थोड़ा रिपोर्ट बनाया, तो मुझे लगा कि इन सब चीजों को अगर मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक पहुंचाता हूं तो कहीं ना कहीं उन लोगों का ध्यान इस पे जाएगा। मुझे लगा कि वो लोग जानते नहीं है। तो मुझे पता चला कि भाई जानते क्यों नहीं है सरकार, तो ये नेता ही लोग, सारे लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, कोई सब कुछ जानता है, करना नहीं फिर भी ये लोग करना नहीं चाहते हैं। तो फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इसके सभी जिम्मेदार जो हैं नेतृत्व हैं। जब तक विधानसभा हो या लोकसभा हो, जब तक अच्छे नेतृत्व चल के, जो मतलब समझदार कहिए या रिस्पॉन्सिबल लोग, जिनको लोगों के जीवन से लगाव है, लोगों के जीवन स्तर सुधारने से, वैसे लोग जब तक सदन में नहीं पहुंचेंगे, हमारी समस्या वैसे की वैसे समस्या का समाधान नहीं होगा जी। लेकिन जो आप यूएस का जॉब छोड़कर आए हैं, और सबसे बड़ा चीज, एक तो रिस्क आपने उठाया कि यूएस का जॉब छोड़ दिया। हाँ। दूसरा रिस्क आप ये उठा रहे हैं, आपको पता है कितना चैलेंजिंग काम है जब कोई युवक, खास करके टीनेजर लड़का, जब वो नशे के गिरफ्त में है तो वो अपने घर वालों की भी नहीं सुनता। ऐसे में आप ये समाज को सुधारने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कल यही लड़के, क्योंकि ये हत्या करने के लिए आम बात है, किसी को चाकू मार दे रहे हैं, किसी को गोली मार दे रहे हैं, आजकल आम इस तरह हो चुका है। तो जब आप इनको सुधारने जाइएगा तो जाहिर सी बात है ये आपके ऊपर कार्रवाई कुछ कर सकते हैं इस तरह का, ये भी एक रिस्क है। तो फिर इतना रिस्क आप लेके क्यों? देखिए, रिस्क एक जेन्युइनली मैं बताऊं तो मैं जब बैठा था घर पे 2021-22 की बात है, तो मुझे उस समय यूएस निकलना था। तभी तक मतलब कुछ घटनाएं, जो क्राइम वाली घटनाएं मुझे देखने को मिली। फिर रोज कुछ करीबी गांव के 1-2 लड़के रोड एक्सीडेंट, मतलब आम लगने लगा। हाँ, 3 भाई मतलब एक ही साथ गुजर गए। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं आज चला जाता हूँ यूएस और 10 साल बाद आता हूँ, मेरा भी बेटा है या मेरा भतीजा है या मेरा रिलेटिव है जो इनसे मैं प्यार करता हूँ, वे भी बिगड़, अपने फैमिली मेंबर रिलेटिव से हम आप प्यार करते हैं, तो 10 साल बाद अगर मैं आता हूँ तो भी मुझे, या आज के डेट में ही कोई बच्चा बड़ा होगा, कौन सा बच्चा कब रोड एक्सीडेंट का शिकार हो जाए, कौन सा बच्चा कब नशे के गिरफ्त में चला जाए, कौन सा बच्चा कब अपराध का शिकार हो जाए या अपराध में लिप्त हो जाए। दोनों चीजें मतलब बहुत ही गंभीर है। अपराध का में लिप्त होना, कोई जानबूझ के, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं भेजते हैं, वो संगति माहौल की वजह से बच्चा हथियार उठा लेता है, तो दोनों केसेस में गार्जियन को भुगतना पड़ता है। तो मुझे लगा कि अगर इन सभी मुद्दों को अगर हम लोग नहीं उठाते हैं तो आने वाले समय में ऐसा होगा कि अगर कुछ वैसा होता है तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा कि मैं उस वक्त लायक था, सबल था और सक्षम था कि मैं इन सभी चीजों को जनता के सामने रखूं। अच्छा प्रकाश जी, एक चीज है कि जब आप चुनावी मैदान में उतरेंगे तो आपको ये बात अच्छे से पता है, क्योंकि आप सीवान जिले के रहने वाले हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार की राजनीति को आप काफी अच्छे से समझते होंगे। आपको भी पता है जब चुनाव आता है तो लोग जातीय समीकरण बैठाने में लग जाते हैं, जो नेता वो भी जातीय समीकरण, जनता जो है वो भी अपना जात देखने लगती है। ऐसे में ये भी टफ काम है, ये इसको कैसे आप हैंडल कीजिएगा? देखिए, तो दुर्भाग्य की बात है, इसलिए हमारा प्रदेश जो है काफी पिछड़ा हुआ है। मतलब आप तो काफी दूसरे जगह भी काम किए हैं, आप भी रहे हैं दूसरे स्टेट, दूसरे कंट्रीज में, तो दूसरे कंट्री की बात हटा दीजिए, फिलहाल हम साउथ के स्टेट की ही बात लेते हैं या दूसरे स्टेट की ही बात लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कास्टिज्म का प्रॉब्लम केवल बिहार में है, लेकिन वहां के लोग जो है समय समय पे अपने आवश्यकता अनुसार या अपने बदलाव करते हैं। कहीं भी मतलब एक गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से 10 साल से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी नेतृत्व हो, 5 से 10 साल में अगर बदलता है
तो लोग वहां पे प्रोग्रेस होता है। आप राजस्थान का देख लीजिए ट्रैक क्योंकि आप लोगों के बीच जा रहे हैं लगातार। हाँ, तो देखिए ये सब चीजें हैं, मतलब आप लोगों के बीच इन सब बातों को लेकर जा रहे हैं कि नहीं अभी? देखिए मैं तो ग्राउंड पे ही घूमा हूं, मैं अभी मतलब पत्रकार लोग या बड़े लोगों से उतना मिलता ही नहीं। जी। मैं एकदम जो पिछले पैदान पे ग्राउंड जीरो पे हैं उन्हीं लोग के मैं घर जाता हूँ। मुझे ये नहीं रहता है कि 10 लोग मुझे पहचानेंगे या जानेंगे तभी ये मुझे जानते हैं सपोर्ट करेंगे तो मुझे, क्योंकि मेरा इंटेंशन वो वोट वाला है नहीं कि मुझे वोट मिल जाए। अच्छा। मेरा इंटेंशन ये है कि कैसे मैं असली मुद्दों को लोगों तक पहुंचाऊं कि लोग इस पे ध्यान दें। यानी आप जिस मुद्दे के साथ निकले थे कि लड़के जो नशा की तरफ जा रहे हैं, क्राइम की तरफ जा रहे हैं, वैसे लोगों को जागरूक कर सके, ये मेन मुद्दा है जो हर तीसरे घर में ताला लगा हुआ है आज के डेट में। पलायन की जो समस्या है, किसी भी ब्लॉक में एक भी कल कारखाने नहीं है, किसी भी बाजार में चले जाइए एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। आज के इस आधुनिक युग में जहां हम लोग इस कैमरे के सामने बैठ के स्मार्टफोन यूज करते हैं, बच्चियां रील्स बना रहे हैं, उस जमाने में जो भी हमारी माता बहन है रोड के सड़क के किनारे मतलब बैठने को मजबूर है। एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था और ट्रैफिक की समस्या का हल्ला है। सिवान में कौन ऐसा बाजार है जिले में जहां पे ट्रैफिक की समस्या नहीं है? आप बताइए हमको। हर एक बाजार में ट्रैफिक की समस्या है। तो यहाँ पे क्या है कि राजनीति ऐसे की जाती है कि लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हट जाए, असली मुद्दे पे जाए ही नहीं, कुछ ऐसा फेंक दीजिए जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे। ऐसे ही होते आया है हमारे यहाँ, तो लोग असली मुद्दों से भटक जाते हैं। क्या लगता है, आप सिवान से ही हैं, आपको क्या लगता है जो विकास होने चाहिए थे सही मायने में, क्या वो विकास दिखता है आपको जब आप लोगों के बीच जाते हैं? देखिए आप पिछले 15-20 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, मतलब विकास की जब बात की तो विकास आप किसे कहते हैं? विकास मैं उसे मानता हूं कि जिससे कि हमारे और आपका जीवन स्तर सुधरे। जीवन स्तर किस मामले में? जब आप रोड पे बाइक चलाते हैं या आपका भाई आपका बेटा बाइक चलाता है तो आप निश्चिंत रहें कि भाई वो सुरक्षित चलाएगा। बिल्कुल। आप सुरक्षित रहें कि क्राइम नहीं होगा। हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा है, ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। आपको ये रहेगा फिर जॉब करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। हाँ, बाहर 10-15 हजार 20 हजार के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। आपका स्वास्थ्य खराब होता तो यहाँ पे वेंटिलेटर, आप बताइए कौन से एमपी कितना वेंटिलेटर लगाए, कितने डायलिसिस मशीन यहाँ पे लगी, इतने मतलब किडनी के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। हर तीसरे चौथे घर में आज के डेट में देखा जाए तो किडनी के पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो जो चीजें सुधार होनी चाहिए वो कुछ नहीं हो रहा है। कोई भी सुलभ शौचालय, हमारे दादा परदादा भी स्कूल में जाते थे, प्राइमरी स्कूल में तो बोर्डा पे बैठते थे। आज भी जाके गांव के स्कूल में देखिए, हमारे बच्चे भी अगर स्कूल जाते हैं सरकारी स्कूल में तो बोर्डा पे ही बैठते हैं बिठा के। तो बिल्कुल आपको बता दें, देखिए आज भी देश की वाकई में सच्चाई है कि जब हम लोग गांव में जाते हैं और लोगों से बात करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तो बहुत ही मतलब जब सुनते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण ये बातें लगती हैं कि आज भी लोग सड़कों को, नालों को ही विकास समझते हैं। यानी सड़क बन गया, नाला बन गया, यानी नाला नाली में उलझे हुए हैं और उसी को विकास समझ रहे हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी जो कि आपके गांव से 10 किलोमीटर के एरिया में हो, आपके शहर से 10-20 किलोमीटर के एरिया में हो, जहां बच्चे आसानी से जाकर पढ़ाई कर सके। इसके अलावा हॉस्पिटल की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पे लोग बिना कुछ सोचे जाके आसानी से इलाज करा सके। इसको विकास कहा जा सकता था। या कल कारखाना होता जहाँ लोग जॉब करते हैं। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज भी जो लोग हैं नाले और सड़क को ही विकास समझते हैं। देखिए आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला, यूनिवर्सिटी। देखिए मोदी सरकार में 2014 के बाद से लमसम 320 यूनिवर्सिटीज पूरे कंट्रीज में खुले। लेकिन आप लोकसभा टीवी पे जाइए, 15 से 20 साल का रिकॉर्ड उठाइए, कोई भी हमारे सिवान का सांसद नहीं है जो सांसद भवन में असली आवाज उठाई हो, हमारी असली समस्या क्या है। 3 साल की डिग्री 5 साल में मिल रही है। सिवान, गोपालगंज, महाराजगंज, इतना बड़ा एरिया, एक यूनिवर्सिटी यहाँ पे चाहिए, लेकिन एक भी यूनिवर्सिटी नहीं ला पाए यहाँ पे लोग। चाहते अगर आवाज उठाते तो मे भी एक यूनिवर्सिटी मिल सकती थी यहाँ पे। जी। कुछ केंद्र सरकार की सब्सिडरीज कंपनी, नवरत्न कंपनियां, उसके कुछ सब्सिडरीज पिलाते तो यहाँ पे केंद्र सरकार। अच्छा, प्रकाश जी आप निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? जी बिल्कुल। वैसे आपका विचार किस दल से मिलता है? देखिए मैं तो निर्दलीय हूँ, तो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र विचार। मैं किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन जो समस्याएं मुझे दिखती है मैं उसी पे बात करता हूँ। मैं एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ, रेदर देन मतलब आप कास्टिज्म, रिलीजन की बात करें, क्योंकि एजेंडा सबके लिए महत्वपूर्ण है। ये रोड पे जब निकलते हैं तो आप भी सुरक्षित रहें, हम भी सुरक्षित रहें। कोई बीमार पड़ता है तो एम्बुलेंस में दम न तोड़े पटना गोरखपुर जाते वक्त, तो वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ लोगों का जीवन स्तर सुधरे,
पढ़ाई आपने कहाँ से किया है, तो मैं इसके बारे में, ताकि जो लोग देख रहे हैं वो जान जाए। मैं कहीं बाहर से नहीं पढ़ा हूँ, मैं जी। सिवान से ही, मतलब सिवान डीएवी कॉलेज से बीएससी, फिर यहीं से इंजीनियरिंग किया हूँ सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज से। जी। उसके बाद से हैदराबाद में जाके मैंने कुछ कोर्सेज किए थे, फिर मुझे जॉब लगा आईवीएम वगैरह में। फिर काम करते करते एक्सपीरियंस हुआ, कुछ सर्टिफिकेशन, कुछ अलग से कोर्सेज मैंने बिट्स पिलानी वगैरह से भी किया। उसके बाद मुझे फिर लंदन जाने का चांस मिला, फिर मुझे ऑस्ट्रेलिया, फिर यूएस का मुझे वीजा मिल गया। तो ऐसे मेरी लाइफ चलती रही, मतलब और चल रही है। अच्छा, अभी जब आप गाँव में जाते होंगे तो आमतौर पर होता क्या है कि लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं किसी चीज को लेकर। जैसे मान लीजिए कोई बाहर है, छोड़ के चला, जैसे आप अमेरिका से हैं और अभी मतलब यूएस जाने की तैयारी में थे, और अभी आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या आपको भी ये क्रिटिसाइज झेलना पड़ता है? लोग तो कहते होंगे आइए बाबू ऑस्ट्रेलिया छोड़ के ये सब चुनाव चीजें लड़ा, कॉमन है। देखिए ये सब तो अगल बगल के लोगों को ज्यादा लगता है, मतलब जो भी आपके अगल बगल के लोग हैं उनको, चूंकि वो आपको बेहतर जानते हैं, बचपन से देखे हैं, तो उनके लिए आप वही बच्चे हैं, राइट। लेकिन हर एक इंसान का दिमाग जो है इंडिपेंडेंट काम करता है। तो समस्या मुझे दिखी, नो डाउट क्रिटिसिज्म तो पहले घर में ही झेलना पड़ता है, रिलेशन में, कि क्या कर रहा हूं मैं। लेकिन मुझे ये दिखा कि आज मैं अगर आवाज नहीं उठाता हूं तो कौन उठाएगा? बिल्कुल, ये मेरे जितना आगे आना पड़ेगा। जितना हारना बहुत दूर की चीज है। मैं तो कहता हूं हमेशा, ये वोट ना देना ये आपके ऊपर है। लेकिन मेरा असली जो मोटो है कि असली मुद्दा जो है, हर एक नेता नशाखोरी पे चर्चा करे, हर एक नेता हर ब्लॉक में कल कारखाने खोलने की बात करे, ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज की बात करे, नहरों में, नदियों में बाढ़ आता है, नहरों में पानी ही नहीं आता, सूखा रहता है बरसात में, तो वो सिंचाई की व्यवस्था सही हो, मतलब यूरिया सही समय से मिले, 3 साल की डिग्री 5 साल में मिल रही है, उस पे कुछ हो। बिल्कुल। तो ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो, हर बाजार में एक शौचालय बने कि माता बहनों को रोड के किनारे नहीं जाना पड़े, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगे। ये सब चीजें कौन करेगा? नेतृत्व तो ही करेगा ना। अच्छा, नशा के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, युवाओं को भी जाते हैं, समझाते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स से भी उनके मिलते हैं, लेकिन एक फैसला नीतीश कुमार ने लिया था शराबबंदी का। क्या लग रहा है, कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि शराबबंदी की वजह से ही ये चीजें आम हो गई हैं कि लड़के स्माइक और गांजा की तरफ जा रहे हैं। आपने क्या देखा है, क्या अनुभव रहा है आपका? देखिए ये तो फैक्ट है, मतलब शराबबंदी अगर आप करते हैं तो आप केवल अनाउंस करके कि हाँ मैं ये करूंगा, जैसे यहाँ पे चुनाव के समय लोग अनाउंस करते हैं मैं चुनाव लड़ूंगा, 50 गो लोग आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन मैनिफेस्टो भी बड़ा बना। हाँ, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आपको 3-4 साल का प्रिपरेशन चाहिए ग्राउंड पे जाके। तो वही चीज है, नीतीश कुमार ने अनाउंस किया, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। वो एज ए कानून है कि शराबबंदी है, लेकिन ग्राउंड पे उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए कैसे मैंने प्रोटेक्ट किया जाए, क्या रूल एंड रेगुलेशन है, उस पे उन्होंने उतना। आपको भी लगता है कि बहुत आसानी से शराब अभी भी अवेलेबल है? अरे तो घर घर होम डिलीवरी है, मुझे क्या, सबको पता है, जग जाहिर है। अच्छा ये बताइए, और शराब के धंधे से लोग, नए बच्चे लिप्त हो रहे हैं आज के डेट में, नशा और शराब बेच के नया ट्रेंड चला है कि बच्चे जो कुछ नहीं हो रहा है, जो नए लड़के। आपको क्या लगता है, शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए? देखिए शराबबंदी को हटा देना चाहिए फिलहाल, इस दृष्टिकोण शराब को आम कर देना चाहिए, इसलिए क्योंकि लोग पी ही रहे हैं और बहुत ज्यादा पी रहे हैं, और इससे ज्यादा क्राइम सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। जो नहीं पी रहे हैं स्माइक पी रहे हैं। हाँ, स्माइक पी रहा है, ये बात है। तो इसको मतलब अगर आपको हटाना है तो आप प्रॉपर, इसको पहले प्रिपरेशन होता है, किसी चीज को आप दम से लागू नहीं कर देंगे कि आप आज लागू कर दिए और तुरंत मतलब ये कल से नहीं। आपके अनुसार शराबबंदी को पूर्ण रूप से चालू कर देना चाहिए? हाँ, शराब को चालू करके, क्योंकि इससे देखा जाए तो इकोनॉमिकल भी मतलब अपने राज्य सरकार को घटा है अगर देखा जाए तो इसको तो शराब। कुछ घटनाएं भी आपको ये होगा कि कुछ घटनाएं भी कम हुई है, जैसे पहले लोग दारू शराब पी के कहीं लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखते थे, अब बिल्कुल आम हो गया है। हाँ। महिलाएं भी काफी अभी क्या कि खुश हैं इस फैसले से? देखिए वो तो कैसे इसको कोई भी मतलब महिला नहीं चाहेगी कि मेरे घर का पति जो चाहे बच्चा शराब पी, इसलिए नीतीश को उन्होंने काफी, महिला वर्ग ने काफी सपोर्ट किया था। लेकिन चीजें अभी क्या हो रहा है, जहरीली शराब, 2 तरह के शराब आ रहे हैं। एक तो मतलब बॉर्डर पार से आ रहे हैं, वो है काफी कॉस्टली, एक सस्ती शराब आ रही है। तो पीने वाले, देखिए नशा एक ऐसी चीज है शराब की, आप कुछ भी कर लीजिए, माने 100 में 2 ही लोग छोड़ पाएंगे, 99 लोग पीते ही रहेंगे। तो शराब जिसको लत है वो छोड़ नहीं पाएगा। और ये है कि मतलब शराबबंदी अगर हटा दी जाए तो ये होगा कि मतलब जो क्राइम बढ़ रहा है, कितने बच्चे जो है इसको बेचने में लिप्त हो रहे हैं। अच्छा, खेल के प्रति आपका रुचि कैसा है? देखिए लोग आपके बारे में जाने, जितना ज्यादा जाने उतना बेहतर होगा। खेल के प्रति क्या रुचि है? बचपन में क्या खेल खेलते थे आप? देखिए मैं फुटबॉल जी खेला हूं, मैं वैसा कुछ किसी लेवल का प्लेयर नहीं रहा हूँ,
एज ए आम बच्चे जैसे खेलते हैं, तो मेरा ज्यादा पढ़ाई में ही था और थोड़ा मैं चेस थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ। कोशिश रहती है कि उस लेवल तक मतलब लोगों के साथ खेल लो। और मुझे ये रहता है कि खेल का बढ़ावा देना मेरा बहुत मतलब प्रथम प्रयास इसलिए रहता है, मैं इसलिए देखा हूँ कि मैं बच्चों को फुटबॉल बांटना, बैडमिंटन या बॉल आप काम करते हैं। हाँ मैं देता हूँ, मतलब मेरी जितनी पहुंच है मेरे, हाँ मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत दे पाऊंगा, वही मतलब जहां जाता हूँ अगर मैं लेके जाता हूँ कुछ बच्चों को दे देता हूँ। मुझे लगता है कि जब बच्चे खेल धूल में रहेंगे तो उनको एक यूनिटी मिलती है, बच्चों का एक अपना सर्कल बनता है, बच्चे वो नशा से दूर रहते हैं। तो मेरा ये है कि खेल पे सरकार को काफी ध्यान देना चाहिए, हर पंचायत में एटलीस्ट एक प्ले ग्राउंड की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहेंगे, हमारा जो शहर है, क्योंकि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने सिवान से ही आते हैं, तो एक तरफ गौरव वाली बात है कि हमारे यहाँ से आते हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है जितनी गौरव वाली बात फील हम लोग को होता है, उतना सही मायने में सिवान को मिल पाया है क्या? देखिए ये तो सिवान के लिए कलंक है अगर देखा जाए तो, मतलब जितना मतलब प्रथम राष्ट्रपति उतने पढ़े लिखे महामानव की धरती है, संविधान लिखने वाले लोगों की है, लेकिन यहाँ पे वैसे लोग आए ही नहीं जो सिवान को उस लेवल तक ले जाए, उसकी गरिमा को बरकरार रखें। जो भी आए लोग अपने निजी स्वार्थ में, निजी वर्चस्व के लिए, या कहिए जो भी संसाधन सुविधाएं मिली सरकार से उसको निजी स्वार्थ के लिए, निजी विलासिता के लिए अपने वर्चस्व। सिवान के 3 सांसदों के बारे में आपसे बात करेंगे हम। ठीक है। पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, और उसके बाद आपके ये ओम प्रकाश यादव, फिर कविता सिंह, तीनों में बेहतर आप किसे मानते हैं? देखिए बेहतरी की जहां तक बात आती है तो आप शहाबुद्दीन साहब की बात कर ले तो उनका जो 20 साल का कार्यकाल रहा है, तो पहले जो कार्यकाल रहा है काफी खौफनाक रहा है, उसे आप नकार नहीं सकते। हम या आप सब के अंदर वो डर, मतलब जिस तरह का माहौल था लोगों ने बनाया था, उनके जो चाहने वाले या उनके अंडर रह के लोगों ने जो माहौल बनाया था वो काफी खौफनाक था। लेकिन जो बाद का जो उनका कार्यकाल था 2001 के बाद, वो काफी मतलब एक तरह से अभी तक सिवान के लिए एक लैंडमार्क है। देखा जाए तो जो उन्होंने कॉलेज को ये किया, स्टेडियम को, बहुत सारी चीजों को उन्होंने किया। सबसे अच्छी चीज मैं उन्हीं के पीरियड में पढ़ा था, तो ये अच्छी चीज थी कि उन्होंने शिक्षा और इस पे हेल्थ पे काफी ध्यान दिया। शिक्षा में एकदम जीरो उन्होंने ये कर दिया था टॉलरेंस, किसी का भी बेटा हो चीटिंग करेगा तो एक्सपेल्ड हो जाएगा, एक अच्छी चीज थी उनके समय में। और डॉक्टरों का उन्होंने फीस कम किया था, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी था, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर सिवान से पलायन भी कर गए थे, बिजनेसमैन पलायन भी कर गए थे, उसको आप नकार नहीं सकते। उन्होंने फिर से दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज की तरफ भी ध्यान दिया था। तो ये सब चीजें उन्होंने ग्राउंड पे काम करना शुरू किया था, नो डाउट। फिर उसके बाद वो तो जेल चले गए, तो चीजें सबको पता है। अब आते ओम प्रकाश की बात, तो 10 साल में मुझे मतलब अगर आप लोग देखेंगे तो सिवान के प्रति कुछ वैसा काम नहीं किए जिससे लोगों का जीवन स्तर सुधरे, या अगर वो मेडिकल के फील्ड में ही किए रहते, कुछ हॉस्पिटल का कुछ वैसा किए रहते जो चल रहा था, उस सिस्टम को ही बढ़िया किए रहते। यहाँ पे बहुत सारे वेंटिलेटर, डायलिसिस मशीन या डॉक्टरों की व्यवस्था बेहतर कर सकते, कुछ बेहतर, यहाँ के रोडों का चौड़ीकरण, यहाँ पे ट्रैफिक लाइट, सिक्योरिटी कैमरा। 2009 के बाद दुनिया काफी बदली है आईटी से, राइट? तो बहुत सारी चीजें वो चाहते तो कर सकते थे, कल कारखाने, कोल्ड स्टोरेज, मतलब किसानों के, हाँ, जो केंद्र सरकार से बहुत सारी चीजें, चूंकि 10 साल थे, 10 साल बिग 10 है। मैं अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बुरे हैं या अच्छा, मैं नहीं कह रहा। 10 साल एक सांसद के लिए बहुत कुछ, एक जीवन के लिए बहुत कुछ होता है जो अपने आप को अप्रूव कर सकते हैं कि मैं बेहतर, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि, जनता ने आपको चुना है। अब आ जाते हैं कविता सिंह के बारे में, तो अगर मुझे नहीं लगता है कि अभी तक इन्होंने कुछ ऐसा काम किया है कि जिससे लोगों के दिल में मतलब, या मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया। जैसे मेरा पूछने का मतलब सिर्फ ये था कि 3 सांसद को, इसलिए कि आपको क्या लग रहा है, अगर कोई सांसद जो आपको लगता है, जैसे आपने कविता सिंह के बारे में कहा, आपने ओम प्रकाश यादव के बारे में कहा, ऐसे कोई भी प्रतिनिधि, हम सिर्फ इन्हीं की बात नहीं करेंगे, ऐसे कोई भी प्रतिनिधि हैं जो जनता के बीच वादा करके जाते हैं पर फिर उस वादे पे खड़े नहीं उतरते हैं, जनता दोबारा भी जिताती है उनको, आपको क्या लग रहा है ऐसे लोगों को चुनावी मैदान में फिर से आना चाहिए क्या? देखिए, तो जनता को अब काफी जनता सजग हो चुकी है, सोशल मीडिया का जमाना है। 5 साल पहले की स्थिति अभी की स्थिति काफी बदल चुकी है, और प्रशांत किशोर की एंट्री ने चीजों को काफी बदल दिया। उन्होंने हर चीज को, मतलब जो यहाँ की एक्चुअल रूट कॉज है, जो मतलब राजनीतिक जो परिस्थिति है, राजनीतिक चेहरा है, सबको उजागर कर दिया। क्या आप प्रशांत किशोर जी पसंद करते हैं? अब मैं उनसे मिला था, एक्चुअली बुलाए थे तो मिला था, मैं उन्हें लाइक करता हूँ एक्चुअली, उनकी विचारधारा समहाउ मैं उनसे मतलब इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। वो हर चीज को काफी क्रिस्टल क्लियर रखते हैं, वोट दीजिए ना दीजिए अलग बात है, लेकिन हमारी दुर्दशा ऐसी क्यों है
इसकी वजह, ये बात मुझे काफी अच्छी लगती है। इसलिए आप भी उन्हीं के कदम पर सीवान में लगातार लोग। हाँ देखिए, ये चीजें हम ही नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि जब तक युवा सामने नहीं आएंगे, हम आप जैसे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले तो कौन लेगा। आप सोचेंगे वो आएगा, नहीं, ये हमारी पहल बनती है कि आप जिस लायक हैं, जितनी आपकी पहुंच है उस लेवल पे आप आवाज बनिए, जितना हटना हटाइए। हो सकता है आपके देखा देखी कल के डेट में कुछ और भी अच्छे लोग, हमसे भी अच्छे लोग आए और कुछ बेहतर करें। सीवान की जनता प्रकाश मणि तिवारी को ही क्यों वोट देगी, क्यों चुनेगी इनको अपना नेता? देखिए, क्यों चुनेगी मैं ये नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि देखिए, हम लोगों को अपने जीवन स्तर के बारे में अगर चिंता ना हो तो अपने बच्चों के जीवन स्तर के बारे में जरूर एक बार चिंता करनी चाहिए। कल आज की डेट में उनका बेटा नशे के गिरफ्त में जा रहा है, उनका बेटा रोड एक्सीडेंट में मर गया, उनका भाई एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया, उनका बिजनेस डाउन हो गया, तो कहीं ना कहीं नेतृत्व तो इसके लापरवाह है कि लापरवाही की वजह से ये समस्या हमें झेलनी पड़ी है। आइए हम सबको मिलकर एक स्वच्छ सकारात्मक राजनीति की दिशा में चलें, एक अच्छा प्रतिनिधि चुने। मैं नहीं कहता हूं मुझे चुने, मुझसे जो बेहतर है उसे ही हमने चुने, जो हो। तो मैं यही एक विकल्प हूं आपके सामने। आपको लगता है कि मेरे में वो पोटेंशियल है तो आप मुझे मेरा समर्थन कीजिए, और मैं मतलब देखिए, जो बेहतर उसको चुने उन्होंने कहा, और उसी बेहतर में एक विकल्प आप भी बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं 3 साल से ग्राउंड पे घूम रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ गाँव जाके। मैं उनके असली समस्या को मैं हवा में नहीं कुछ बात कर रहा हूँ, मैं हर एक मुद्दे को मैं जो फील किया हूँ कि 45 डिग्री टेम्परेचर में इस दुकान के सामने, उस दुकान के सामने 5 को बैग लेके, 3 को बच्चा लेके एक औरत ऑटो के लिए, बस के लिए कैसे वेट करती है, हटो हटो हटो, खाली पैर भी बच्चा रोड कैसे क्रॉस करता है। मैं उस चीजों को फील किया हूँ कि कहीं भी शेड आप नहीं बनवा सकते हैं, एक बस स्टैंड नहीं बनवा सकते हैं, यात्री को बैठने की व्यवस्था नहीं दे सकते हैं। आप माता बहनों को रोड के किनारे टॉयलेट के लिए जाने पर मजबूर होना पड़ता है, एम्बुलेंस में दम तोड़ देते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछेंगे कि प्रकाश मणि तिवारी जी चुनावी मैदान में उतरेंगे 2024 में, किस एजेंडा के साथ चुनावी मैदान में होंगे? क्या कुछ प्लान है आपके पास? देखिए, मैं तो एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मैं हेट स्पीच दे ही नहीं रहा हूं। मेरी जो पूरी पॉलिटिक्स है फैक्ट प्लस एजेंडा, हमारे समाज में होना क्या चाहिए, क्या हो रहा है वर्सेस इसकी लड़ाई। तो मैं पूरे असली मुद्दे हैं जिससे हमारा जीवन स्तर सुधरेगा, हमारे बच्चे, हमारे भाई जो छोटे हैं वो सेफ रहें, आने वाली पीढ़ी सेफ रहे, मैं उसको लेके चल रहा हूं। चलिए, तो प्रकाश मणि तिवारी जी थे जो कि 2024 में चुनावी मैदान में आपके बीच होंगे, और अभी से ही लगातार ये लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के मन टटोलने की प्रयास कर रहे हैं, और लोगों के बीच जाके अपने आप को भी साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आगामी चुनाव जब आएगा 2024 तो पता चल जाएगा कि सीवान की जनता किसे पसंद कर रही है। प्रकाश मणि तिवारी भी उन्हीं उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार होंगे जो इस बार आपके बीच होंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़।